अगस्त काम्टे ने इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अगस्त काम्टे के पहले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता था? हमने कल ही इसका जवाब भी दिया था कि अगस्त काम्टे के पहले भी सामाजिक घटनाओं का सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, परंतु वह अध्ययन एक पक्षीय था। वह अध्ययन सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप था। वह अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के से प्रभावित होकर था, वैज्ञानिक नहीं था। हम अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक इसलिए मानते हैं कि अगस्त काम्टे ने समाज में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया और उसका समय है सन 1838। हमने ये भी कल कहा था आपसे कि अगस्त काम्टे फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। हमने चर्चा में ये बात भी की थी कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र विषय का नाम समाजशास्त्र कहने के पहले इसे सामाजिक भौतिकी कहा और इन्होंने बाद में इस विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने अध्ययन में इस बात को पाया कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के बाद जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वह सिद्धांत भौतिक शास्त्र के सिद्धांत के समान स्थिर नहीं होते। जब उन्होंने इस विषय को सामाजिक भौतिकी कहा था, तब उनकी यह मान्यता थी कि सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात जिन सिद्धांतों का निर्माण होगा वह भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के समान स्थिर होंगे। जैसे भौतिक शास्त्र में एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि अगर हम किसी समान वजन, समान आकार, समान घनत्व की वस्तु को समान वेग से आकाश की ओर फेंकेंगे तो वह समान गति से पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस लौटकर आएगी। इस प्रयोग को हम कितने ही बार दोहराएं, इस प्रयोग के परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा और हमारी बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर निर्भर करती है। जो आकाश में हम बहुत सारे उपग्रह भेज रहे हैं जिनके माध्यम से हम मोबाइल पर बात कर पा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क हमें मिल रहा है, हम टीवी देख पा रहे हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर निर्भर है। हमारे जो आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं जिनसे हम तीव्र गति से एक स्थान से दूसरी स्थान पर चले जाते हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर निर्भर है। वो स्थिर सिद्धांत है, बदलाव नहीं होता उसमें। पर अगस्त काम्टे ने यह पाया कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के पश्चात जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है वह भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के समान स्थिर नहीं है। तो उन्होंने पाया कि इसका नाम बदलना आवश्यक है, क्योंकि आप जानती हैं जो अंधा व्यक्ति है हम उसका नाम नयन सुख नहीं रखते, हम उसे सूरदास के नाम से जानते हैं। तात्पर्य यह है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारी विशेषताओं को स्पष्ट करता हो। तो सामाजिक भौतिकी हमारी अध्ययन वस्तु की विशेषताओं को स्पष्ट नहीं करती, हमारी वैज्ञानिकता को स्पष्ट नहीं करती और इसलिए अगस्त काम्टे ने इसका नाम बदला और इसका नाम बदलकर उन्होंने किया अंग्रेजी में सोशियोलॉजी। यह सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियस और लोगस। लैटिन भाषा का सोशियस SOCIUS और ग्रीक भाषा का लोगस LOGUS, जिनका अपनी भाषाओं में अर्थ है समाज और विज्ञान। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है विज्ञान, और इन दोनों शब्दों को मिलकर अंग्रेजी का शब्द बना सोशियोलॉजी, जिसका हिंदी रूपांतरण है
समाज शास्त्र। समाज शास्त्र मतलब समाज का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान। और इस नाम में इसकी प्रभावशीलता, इसकी सूचकता दोनों शामिल है। इसलिए इस समाजशास्त्र नाम को सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया और इस विषय को हम वर्तमान में समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी लोग इसे समाजशास्त्र के नाम से जानते, समझते और मानते हैं। इसके पश्चात हमने ये देखा था कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। हमने साथ में यह भी देखा था कि किसी विषय की परिभाषा को जानना क्यों आवश्यक है। तो हमने आपको कल कहा था कि एरिक राल नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि हमें अगर किसी तालाब में तैरना है तो उसकी सीमाओं को जानना, उसकी गहराई को जानना आवश्यक होता है, ताकि हम उसमें कितनी दूर तक जाना है इस बात को निर्धारित कर सकें और इस बात को भी समझ सकें कि इसकी कितनी गहराई है, हमें कितनी गहराई तक जाना है, ताकि हम वापस लौटकर आ जाएंगे, हमारा तैरना सफल होगा। हम असफल नहीं होंगे, और असफल होंगे तो आप जानती हैं कि तैरने में असफलता का मतलब है हमारी मृत्यु। तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप जिस नदी में, जिस तालाब में आप तैरना चाहते हैं, उस नदी, उस तालाब की गहराई, लंबाई, चौड़ाई का हमें, उस तालाब में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सब का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। इसी प्रकार से किसी विषय की परिभाषा को जानना इसलिए आवश्यक है कि हम उस परिभाषा के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि वह विषय कहां तक अपना अध्ययन करता है, कहां तक उसकी सीमाएं हैं, कहां तक उसकी गहराई है, और फिर हम उसके अनुरूप अपना जो अध्ययन कार्य है, उस अध्ययन कार्य को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। जब हमने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को जानने का कोशिश की तो हमने इस बात को देखा कि समाजशास्त्र की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। और समाजशास्त्र की परिभाषाएं विद्वानों ने 4 प्रकार से दी है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, और समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। अगर हम इन सबको देखने की कोशिश करें